नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण जो हमारी चली हुई है, अगला टॉपिक करेंगे भी विराम चिन्ह। बहुत से हिंदी व्याकरण के हो चुके हैं टॉपिक, कुछ बचे हैं भाई एक दो, उसमें अगला आज हम करेंगे विराम चिन्ह। देखो, विराम चिन्ह वैसे देखने में लगता है कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान नहीं है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपकी टेट परीक्षा हो कहीं भी, या फिर कोई भी जहां हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपके। और आजकल वो प्रश्न नहीं पूछे जाते। विराम चिन्ह आपको पता है, अल्प विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, अर्ध विराम, ये आप जानते हो। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है अब कहां से कि कौन सा अल्प विराम के बारे में कौन सा सही नहीं है। उसमें आपको 4 विशेषताएं मिलेंगी, एक गलत मिलेगा और वो आपको छांटना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि विराम चिन्हों की विशेषताएं क्या है भाई, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, विराम विराम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो भाई विराम का अर्थ होता है रुकना, और चिन्ह होता है संकेत। यानी कि हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह पर रुकते हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कम। तो अपने जो वाक्पटुता के गुण होते हैं ना, वो सार्थकता से प्रयोग करने के लिए, यानी कि अपनी बात को आपको समझाने के लिए जगह जगह पर हम रुकते हैं, कुछ विराम लेते हैं और वहां पे कुछ चिन्हों का प्रयोग किए जाते हैं। जब उन्हें, अब हम वार्तालाप कर रहे हैं और अगर इसको लिपिबद्ध करेंगे, कहीं लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे उसमें हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जगह जगह, उनको बोलते हैं भाई विराम चिन्ह। और ये बहुत से चिन्ह होते हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, लिखिए आप, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है भाई। विराम यानी कि रुकना। विराम का जो शाब्दिक अर्थ है, रुकना या आराम करना आप कह सकते हो भाई। और चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखो भाई चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ये कई बार पूछ लेते हैं शुद्ध अशुद्ध में भी। तो कई बार हम बोलते हैं ना, चिन्ह ऐसे लिख देते हो, ये कुछ नहीं है, ये चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। तो विराम चिन्ह, चिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाई संकेत। यानी कि किसी चीज को संकेतित करने के लिए, बताने के लिए जिस एक संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे चिन्ह कह देते हैं भाई। अब देखो, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। पहले इसकी एक व्याकरणिक दृष्टि से आप विराम चिन्ह की परिभाषा लिखिए, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। ये तो शाब्दिक अर्थ थे, व्याकरणिक दृष्टि से विराम चिन्ह किसे कहेंगे, तो वो लिखिए भाई, भाषा में भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए, भाषा में भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं भाई। अब देखो, यहां से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो आपके सामने आ सकता है कि भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। और फिर वहां आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको एक विकल्प मिलेगा विराम चिन्ह, और वो सही होगा। इसलिए देखो, आजकल प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाते, आजकल प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अवधारणात्मक प्रश्न। यानी कि अवधारणा, किसी चीज की पूरी विशेषताएं, उसके गुण और दोष सभी पता होना चाहिए आपको, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा में भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा देखी भाई हमने विराम चिन्ह की। अब हम देखते हैं भाई विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से हैं, लिख लो, ये सब पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न, अब कोई भी परीक्षा आपकी होगी यहां से प्रश्न उठेगा, देख लेना आप।
क्योंकि ये अनछुआ पहलू नहीं है, कई बार पहले भी यहां से प्रश्न बने हैं। अब लिखो भाई विराम चिन्ह के प्रकार। अब विराम चिन्ह के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। बहुत से प्रकार होते हैं भाई, उनको लिखेंगे अब और उनके संकेत लिखेंगे, फिर उनकी विशेषताएं लिखेंगे। पहले हम सिर्फ विराम जो चिन्ह है उनको लिखेंगे और उनके लिए जो प्रयुक्त एक संकेत है उसको लिखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखिए, पहले नंबर पे जो विराम चिन्ह है वो है भाई पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम आप सबको पता है कि जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम एक चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं, एक खड़ी पाई के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये कोष्टक के अंदर बंद किया है मैंने, ये जो खड़ी पाई आपको दिख रही है ना, ये इस तरह से, ये है पूर्ण विराम, इसका चिन्ह है पूर्ण विराम का। दूसरा देखिए फिर है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह आगे लिख लेना आप। अल्प विराम चिन्ह कौन से होते हैं भाई, देखो ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये जो मैंने ऐसे लगा दिया, ये होता है अल्प विराम। आगे देखेंगे इनको विस्तृत रूप से कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो आगे देखेंगे। पहले एक बार लिख लो आप सारे, फिर आगे लिखो भाई, अगला लिखो अर्ध विराम। और अर्ध विराम चिन्ह जो है इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जहां अर्ध विराम आना चाहिए वहां भी हम अल्प विराम लगा देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये अर्ध विराम। देखो अर्ध विराम ये ऐसे है और इसके ऊपर एक ऐसे बिंदी लगी होगी भी, ये होगा क्या, अर्ध विराम। अल्प विराम में सिर्फ ये था, और अर्ध विराम में क्या आया, इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी और दिखेगी आपको, ये इसका संकेत चिन्ह है अर्ध विराम का। अगला लिखो भाई प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला जो है विराम चिन्ह वो है भाई प्रश्न सूचक चिन्ह। अब प्रश्न सूचक चिन्ह आप सब जानते हो कौन सा होता है, एक प्रश्न जहां पूछा जाता है वहां हम पीछे इस तरह से लगाते हैं भाई, और तभी वाक्य पूर्ण माना जाता है। हिंदी में व्याकरणिक दृष्टि से यदि आपने वाक्य कुछ भी लिखा और उसके आगे जो उचित एक विराम चिन्ह आना था वो नहीं लगाया तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं, वहां भी यहाँ इनका सहारा लेके वाक्य को गलत किया जा सकता है। तो ये याद रखने हैं भाई आपको। अब आगे है भाई विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अगला जो चिन्ह है वो है भाई विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अब देखो किसी को दुख, चिंता, हर्ष, इन सबको, शोक, इन सबको प्रकट करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम इस तरह से, इसको बोलते हैं भी विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अगला देखेंगे भी, अगला है निर्देशक चिन्ह। अगला है भी निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से हम प्रयोग कर देते हैं एक निर्देश देने के लिए, इस तरह से जो चिन्ह लगा होता है उसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसे दे दिया जाएगा कोई चिन्ह और पूछा जाएगा कौन सा चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार है। अगला देखिए भाई विवरण चिन्ह। अगला जो चिन्ह है यहाँ नहीं दिखेगा, ऊपर लिखेंगे भाई, देखो 6 हो चुके हैं, हमारा 7वां जो है वो है भाई विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखो इस तरह से हम लगा के और फिर ऐसे करते हैं, किसी चीज का विवरण करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, ये 2 लगा के और बीच में ये, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। अगला देखेंगे भी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, अब योजक चिन्ह कौन से होते हैं भाई, देखो ये वाला जो होता है ना, देखो यहाँ हमने देखा निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा है ऐसा ही।
अब आगे अलग विशेषता देखेंगे, इनमें बहुत फर्क है दोनों में, कहाँ ये प्रयोग किया जाएगा और कहाँ ये वाला। आगे देखो भाई, जैसे लाघव चिन्ह, एक होता है भाई लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह कौन सा होता है भाई, देखो पूरा वाक्य न लिख के हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह में इस तरह से लगा देते हैं, वो पूरा वाक्य मान लेते हैं हम उसको। फिर ये लाघव चिन्ह यानी कि किसी शब्द को पूरा न लिख के छोटा लिखने का ये एक तरीका है, इस तरह से लगा देते हैं। जैसे देखो डॉक्टर पूरा न लिख के ऐसे लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पीछे क्या लगा दिया हमने, लाघव चिन्ह लगा दिया। आगे देखेंगे भाई, अगला देखेंगे उद्धरण चिन्ह। अगला देखेंगे भी हम उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह में क्या होगा, उद्धरण चिन्ह देखो ऐसे यहाँ और ऐसे ये लगाते हैं ना भाई, इस तरह से हम बंद कर देते हैं कोष्टक में किसी चीज को। जैसे किसी लेखक का नाम लिखते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होते हैं, उद्धरण चिन्ह होते हैं भाई। इसके बाद फिर है भाई कोष्टक चिन्ह। कोष्टक तो सबको पता है आपको, कोष्टक चिन्ह देखे भी, इसमें क्या होता है देखो, ऐसे छोटी ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, कोष्टक बोलते हैं हिंदी में ब्रैकेट को ही। इसी तरह से इस ये क्या है, कोष्टक है भाई। और आगे है एक है भाई हंस पद चिन्ह। जो अगला है वो है भाई हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह कौन सा होता है भाई, कोई वाक्य हम लिखते हैं तो छूट जाता है ना, बीच में कुछ छूट गया और उसको इस तरह से हम लिख के पूरा लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं कोई भी वाक्य लिख रही हूँ और मेरा एक शब्द छूट गया बीच में, उस पद, वो जो पद छूट गया उसको क्या ऊपर करके हम इस तरह हंस पद का प्रयोग करके लिख सकते हैं। वो हंस पद कई बार पूछा गया है भाई। ये 12 जो थे भाई हमने देखे, देखो इसमें उद्धरण चिन्ह में ये एक सिंगल ये भी होता है, एक अकेला कोमा भी, और कई बार क्या होते हैं देखो इस तरह से भी। ये उद्धरण चिन्ह, दोनों ही उद्धरण चिन्ह बोले जाते हैं भाई, दोनों को ही आप क्या बोलोगे, उद्धरण चिन्ह बोलोगे। लेकिन देखो ये उद्धरण चिन्ह का कई बार पूछा गया है, याद रखना है। देखो ये तो नीचे नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ बंद, ऐसे इस चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना है भी आपको। अब देखो ये हमने 12 देखे विराम चिन्हों के प्रकार। 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं हमारी हिंदी में। और जब हम कुछ भी लिखते हैं शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से, कोई निबंध लिखा हमने, संवाद लिखे, कुछ भी लिखा, कहानी उपन्यास कुछ लिख रहे हैं, तो इनका प्रयोग करेंगे ना उचित स्थानों पर उचित तरीके से, तो वो हमें समझ आएगा अच्छी तरह से। क्योंकि एक अल्प विराम, अर्ध विराम या किसी भी एक विराम चिन्ह से उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है यदि वो गलत जगह लगा दिया जाए तो। क्योंकि यति और गति को ध्यान में रख के हम उस तभी तो तादात्म्य में बिठा पाएंगे अपनी बातचीत का हम दूसरे के साथ। अब देखते हैं एक एक करके कि इनके अंदर इनकी विशेषताएं क्या है। क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां देखो, ये आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले हैं वो याद रखना भाई यहाँ से, क्योंकि व्याकरण के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के, और यहाँ से बन सकता है कोई भी प्रश्न। तो देखो अब हम इनका एक एक करके देखेंगे भाई कि ये है क्या, इनकी विशेषताएं क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है इनका। अब हम देखेंगे ये। सबसे पहले लिखो भाई पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम चिन्ह हमने लिखा उसकी खास बात क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। और पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से होता है भाई, खड़ी पाई होती है ये चिन्ह है। तो लिखो भाई जहां भी वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण विराम की विशेषताओं में लिख लो। क्योंकि पूर्ण, पूर्ण का अर्थ क्या होता है भाई, पूर्ण, पूरा, किसी काम को पूरा करना है, पूर्ण करना। और वहां पे वाक्य के पूरा होने पर थोड़ा सा विराम दिया जाता है, देखो लिखा हुआ है विराम, तो थोड़ा सा रुका जाता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो इसमें वाक्य के पूरा होने पर,
वाक्य के पूरा होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक पहली विशेषता तो क्या है भाई कि वाक्य पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला, अब ये वाक्य बन गया कि वाक्य पूरा होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बोल दिया तो प्रयोग किया जाता है के बाद क्या लगाएंगे हम, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया, वहां हम पूर्ण विराम लगाएंगे भाई। और पूर्ण विराम की दूसरी विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये थी, दूसरी विशेषता क्या है पूर्ण विराम की, वो देखो भाई, इसमें क्या है, खड़ी रेखा के रूप में किया जाता है। ये चिन्ह जो होता है ये क्या है, खड़ी रेखा है। पूर्ण विराम क्या है भाई, खड़ी रेखा के रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखो अगली जो विशेषता है एक, कि इस जो चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं किया जाता। ये एक सीमा है इसकी, वो लिख लो कि इस चिन्ह का प्रयोग, ये तीन विशेषताएं आपको याद रखनी है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं किया जाता। ये बात याद रखनी है। अब देखो, आपसे धारणात्मक प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा कि पूर्ण विराम में प्रयोग किया जाता है। खड़ी पाई का, खड़ी रेखा का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो फिर ये नहीं भाई, प्रश्नवाचक में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये विशेषताएं देखिए, कोई भी वाक्य देख लो, जैसे हम लिखें कि कल मेरी हिंदी की परीक्षा है। देखो एक वाक्य लिखते हैं, कल मेरी हिंदी की परीक्षा है। अब देखो ये वाक्य पूरा हो गया, यहाँ जो अब ये लगाया ये क्या है, पूर्ण विराम है। इसी तरह से कोई भी वाक्य हो, कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो पूर्ण विराम आगे लगा दिया। तो ये पूर्ण विराम आप अच्छी तरह जानते भी हो पूर्ण विराम को। तो ये विशेषताएं एक दो आपको इसकी याद रखनी है। दूसरा हम लिखेंगे भी अल्प विराम। और देखो अल्प विराम के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में। अब देखेंगे अल्प विराम क्या है। अल्प विराम, अर्ध विराम और हंस पद, तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों से प्रश्न बने हैं भाई। अब अगला लिखो भाई अल्प विराम। दूसरा जो विराम चिन्ह का प्रकार है वो है भाई अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह आपने देख लिया, इसका संकेत कौन सा है, चिन्ह के रूप में प्रयोग क्या कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। ये वाला जहां आपको लगा दिखे वहां वो क्या है भाई, अल्प विराम कहते हैं इसे। अब अल्प विराम की विशेषताओं में हम लिखेंगे पहले नंबर पे कि इसमें जो है अल्प विराम में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 समय लगता है। यानी कि पूर्ण विराम 1/4 रुकना पड़ता है, यानी कि कम रुकते हैं। यदि पूर्ण विराम में तो पूरा रुकते हैं, यहाँ का 1/4 रुकते हैं, यानी कि पूर्ण विराम से। देखो ये विशेषता आपको याद रखनी पड़ेगी कि पूर्ण विराम चिन्ह की तुलना में, पूर्ण विराम की तुलना में अल्प विराम में 1/4 रुकना पड़ता है। यानी कि यहाँ रुकते हैं, थोड़ी सी हमें थोड़ा सा रुकना होता है, तुरंत फिर आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण विराम में पूरा रुकते हैं। अब देखो आगे देखो, इसमें जैसे
उदाहरण से भी देखेंगे, पहले विशेषताएं लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे देखो अब हम कहे कि बाजार में गए, राम ने बाजार से, देखो एक वाक्य लिखते हैं, राम ने बाजार से सेब, फिर देखो थोड़ा सा अल्प विराम लगाया, केले, अमरूद आदि फल खरीदे। अब देखो यहाँ तो पूर्ण विराम लगाया हमने, लेकिन ये जो बीच में लगाया ना, सेब के बाद केले के बाद अमरूद, ये क्या है, अल्प विराम है कि राम ने बाजार से सेब, केले और अमरूद खरीदे। अब देखो इसमें क्या है, थोड़े से रुके, यानी कि पूर्ण विराम की तुलना में क्या 1/4 रुके, बहुत कम रुके, वहां ज्यादा रुके, खरीदे, फिर आगे और कुछ खरीदा है या और कुछ किया है तो वो आगे बोलेंगे, वहां तो रुके ज्यादा, यहाँ कम रुकावट महसूस हुई, थोड़े रुके। इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसकी विशेषताओं में लिख लो। जहां किसी को संबोधित किया जाए, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा, जहां किसी को संबोधित किया जाए, जहां किसी को संबोधित किया जाए। अब संबोधित किया जाए, कैसे किया जाए संबोधित, तो इसमें देखो जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को भी बोलेंगे, कुछ कुछ कहना है कि बच्चों चलो खाना खा लो, या बच्चों क्या है, इसमें क्या है, ये संबोधन किया जाएगा, वहां किसका प्रयोग होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा भाई। आप कोई भी एक कुछ भी लिख लो, जैसे संबोधन किया बच्चों, अब देखो बच्चों बोला मैंने, बच्चों घर चलो, तो यानी कि यहाँ क्या है कि देखो ये जो हमने थोड़े सा रुकावट आई, वो जहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे हम। इसी तरह से तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है भाई, एक समान शब्दों के बीच। अल्प विराम का और प्रयोग कहाँ होगा, एक समान शब्दों के बीच, एक समान शब्दों के बीच में। एक समान शब्द कैसे, जैसे देखो हमने अभी देखा था सेब, केले, अमरूद, एक समान शब्द है ना, इनके बीच में हम हरा, नीला, पीला सभी रंग चाहिए। आपने जाके किसी दुकानदार से कहा कि मुझे हरा, नीला, पीला रंग दे दो, तो वहां हरा, नीला, इनके बीच में क्या आप अल्प विराम लगाओगे, तो एक समान शब्दों के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगली जो विशेषता है, उद्धरण चिन्ह से पहले, उद्धरण चिन्ह आपको पता है कौन से हैं उद्धरण चिन्ह, और उद्धरण चिन्ह के पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखो, जैसे उद्धरण चिन्ह से पहले इसका प्रयोग करेंगे, फिर समुच्चय बोधकों से पहले अथवा उसके बाद, जहां भी आपको समुच्चय बोधक अव्यय दिखेंगे ना, उनके पहले भी और बाद में भी अल्प विराम का प्रयोग कई बार हम करते हैं। इसके अलावा देखो कई बार दिनांक के साथ जब वर्ष लिखा जाता है, देखो यहां से प्रश्न बना है भाई, दिनांक के साथ वर्ष लिखा जाता है, दिनांक के साथ यानी कि तिथि के साथ जब वर्ष लिखा जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो जैसे हम लिखे भी, जैसे कल हमारा गणतंत्र दिवस था, तो देखो 26 जनवरी ऐसे लिखेंगे हम, और फिर 1950, तो यहां लगाएंगे हम क्या, अल्प विराम। जब एक किसी भी तिथि के साथ हम उसका वर्ष भी लिख रहे हैं तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं भाई। तो ये हमने देखा भाई अल्प विराम की विशेषताएं, जहां जहां अल्प विराम प्रयोग किया जाता है। एक दो बातें हैं वैसे पता भी है आपको, फिर भी आप इसका अभ्यास करना, एक दो बार देखना, इसको याद हो जाएंगे। लिख लो इनको, आगे अगला लिखेंगे फिर अर्ध विराम।
अब अगला जो है वो है भाई अर्ध विराम। देखो अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों को देखना ध्यान से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई अर्ध विराम, क्योंकि अर्ध विराम का प्रयोग आप नहीं करते। जहां अर्ध विराम आना चाहिए वहां सिर्फ अल्प विराम का प्रयोग करते हो, क्योंकि उसका प्रयोग आपको पता ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया है कि कहाँ किया जाता है, और बहुत कम किया जाता है। अच्छे अच्छे जो विद्वान, अच्छी जो किताबें होंगी ना आपको व्याकरण की, वहां पे मिलेंगे ये इस तरह के प्रयोग। वैसे आम बोलचाल में आप कोई भी उपन्यास पढ़ रहे हो, कहानी, वहां आपको नहीं दिखता ये प्रयोग, इसीलिए तो आप इसको समझ नहीं पाते। तीसरा क्या है भाई अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है भाई, देखो इस चिन्ह को ऐसे हम लगाते हैं, कहीं भी वाक्य में प्रयोग करेंगे इस तरह से। अब अर्ध विराम की एक खास बात, अभी अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो ये बीच का होता है अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की स्थिति किसकी होती है भाई, अर्ध विराम की होती है। ये भी अपने आप में प्रश्न बना है, तो लिखो भाई इसमें ये कहाँ लगता है, पूर्ण अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ता है। लिखो इस चिन्ह का प्रयोग उस अल्प विराम से बहुत अधिक समय, अल्प विराम से अधिक समय, जहां पर अल्प विराम से तो अधिक समय रुकना पड़े, अधिक समय, और पूर्ण विराम से कम समय, पूर्ण विराम से कम समय की रुकावट को प्रदर्शित करने, कम समय के विराम को प्रदर्शित करने के लिए विराम यानी कि रुकावट, रुकना, जहां पे पूर्ण विराम से तो ज्यादा कम रुका जाता है और अल्प विराम से ज्यादा के विराम को क्या कहते हैं, अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अर्ध, वहां क्या होगा, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अब देखो कैसे, जैसे देखो इन्होंने कहा यहां, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, और फिर कहा कर्ज कैसे दे दूं, कर्ज कैसे दे दूं। अब देखो यहां तो आ गया भाई पूर्ण विराम। अब देखो यहाँ, अब ऐसे कैसे ये वाक्य आप लोगों के पूछा गया है किसी परीक्षा में, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। देखो यहाँ कौन सा आप चिन्ह लगाओगे, अब ऐसे ही वाक्य देके पूछा गया था, तो यहाँ देखो मैं तुम्हें जानता तक नहीं, थोड़े से ज्यादा रुके, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कर्ज कैसे दे दूं। ये ऐसे कैसे वाक्य पूछा गया, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आना था, और आपको विकल्प में अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों थे, तो वहां आपको प्रयोग कौन सा करना था, अर्ध विराम करना था, और आपका एक प्रश्न ठीक हो जाता यदि ऐसा होता तो देखो यहाँ इस तरह, अगर देखो उसमें अल्प विराम में क्या था, उसने सेब, केले, अमरूद खरीदे, अल्प विराम लगा दिया क्योंकि बिल्कुल कम समय की रुकावट हमें दिखाई दी। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें जानता तक नहीं, थोड़े से रुके, उसके बाद कर्ज कैसे दे दूं, तो यहाँ क्या अर्ध विराम आएगा भाई। इसी तरह से देखो गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे। फिर अब देखो यहाँ फिर अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे और आगे कहेंगे कि गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष थे, विश्व पुरुष भी थे, विश्व पुरुष भी थे। ये इस तरह के वाक्य आपको जहां भी, यहाँ थोड़ा सा देखो बल ज्यादा दिया गया है वाक्य पर, कि वो केवल राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे, यानी कि यहाँ आपको अलग ही बल दिखेगा थोड़ा सा अर्ध विराम में।
अगला ये थे भी अर्ध विराम के बारे में, इसको याद रखना है। इस तरह के वाक्य आपको जहां भी दिखे वहां आप अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे भी। और अर्ध विराम और अल्प विराम में अब आपको शायद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना एक दो बार और देख लेना। अगला जो हम करेंगे फिर अगला विराम चिन्ह हमारा है प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जिसको इस तरह से हम लिखते हैं, इसमें लिखो भाई यह चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में आता है। ये स्वाभाविक बात है, प्रश्न वाले वाक्य जहां भी प्रश्न वाले वाक्य होंगे वहां इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न वाले वाक्य, कोई भी आप प्रश्न वाले वाक्य करोगे, क्या आपने खाना खाया, तो वहां आप क्या लिखोगे भाई, देखो क्या आपने खाना खाया, ये आपने पूछा, तो ये नहीं है कि आप पूर्ण विराम लगा दोगे फिर वहां आप चिन्ह इस तरह से लगाओगे। यदि आपने पूर्ण विराम लगा दिया तो वो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, वहां आपको ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा भाई। और ये शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्नवाचक वाला, तो कि क्या आपने खाना खाया, वैसे तो शुद्ध है वाक्य, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया तो अशुद्ध हो गया, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध हो गया। अब आगे देखो भाई, जैसे अगला जो हम देखें, इस तरह से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्न है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगला जो हम करेंगे वो है भाई विस्मय आदि सूचक चिन्ह। कितनी बड़ी हो गई, तो ये करवाऊंगी फिर बंद कर दो। विस्मय आदि सूचक चिन्ह। अब विस्मय आदि सूचक चिन्ह कौन से होते हैं भाई, देखो इसको इस तरह से हम लिखते हैं भाई, जहां भी किसी दुख को सुख को प्रकट करने के लिए, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वहां इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं भाई। लिख लो, वाक्य में जो हमारे मनोभाव होते हैं ना भाई, वाक्य में मनोभावों को व्यक्त करने के लिए, इसकी विशेषता क्या है कि मनोभावों को, मनोभाव हमारे मन में जो भाव होते हैं ना, जैसे खुशी है, आश्चर्य है, घृणा है, या फिर क्या है भाई दुख है, इन सब को प्रकट करने के लिए हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कैसे, ये तो कोई मुश्किल नहीं, आप आसानी से, जैसे देखो वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आश्चर्य की बात है भाई, यहाँ वाह और फिर इस तरह से चिन्ह लगाया, कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह के जो वाक्य हम बोलते हैं, वाक्य में भी पढ़ा था, वाक्य के प्रयोग में वही बात यहाँ भी है, ये आसानी से आप कर देते हो और पूछा भी नहीं गया है ये। देखो अब हम अगला जो आगे हमारे रह गए भाई, देखो कितने थे, 12 थे, 5 हो गए, तो अब जो बच गए अब ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग लिटरेचर की भी क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल अगली क्लास में करेंगे ये जो इसका जो पार्ट जो बच गया। वैसे अब आगे जो आएंगे 2-4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको बार बार 1-2 बार देखोगे तो आसानी से आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।